नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश मीणा है और मेरी इस बार सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में 694 रैंक है। हिंदी मीडियम से मैंने एग्ज़ाम दिया था और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। बैकग्राउंड में मैंने IIT कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। मई 2016 में पास आउट था। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी बताने से पहले मैं अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ। उस स्टोरी को बताने का मूल उद्देश्य ये है कि उसमें बहुत सारे मोटिवेशन और बहुत सारी जो सिविल सर्विस की तैयारी में परेशानी आ सकती है वो छुपी हुई है। तो जैसे ही मैं मई 2016 में यहाँ मुखर्जी नगर में आया था तो मैंने पॉलिटिकल साइंस की कोचिंग हिंदी मीडियम में सर्च की थी। तो एक दो कोचिंग्स में गया था लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हो पाया। तो उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस के बारे में सोचना छोड़ दिया और प्रीलिम्स की तैयारी शुरू की थी। और ढाई महीने मैंने प्रीलिम्स की तैयारी की और मेरा प्रीलिम्स में GS में मेरा अच्छा स्कोर था। लेकिन CSET में मैं सोचा कि मैं इंजीनियर हूँ और बहुत आराम से CSET हो जाएगा। तो नींद में बिल्कुल पेपर कर रहा था। 40 क्वेश्चन मैंने शायद अटेम्प्ट किया था और उनमें भी मैं टिक नहीं लगा के लाया था कि मैं भरा क्या है। और फिर भरा के देखा क्वेश्चन गलत लग रहे थे तो मैं श्योर नहीं था कि हो जाएगा या नहीं होगा। और बहुत सारे लोगों ने डरा दिया था कि हिंदी मीडियम में पॉल साइंस में रिजल्ट नहीं आता है। तो मैं घर चला गया था कि बाद में आके ऑप्शनल चेंज करेंगे, शायद प्रीलिम्स में अपना नहीं हो रहा है। लेकिन लकीली 3 महीने बाद रिजल्ट आया तो मेरा प्रीलिम्स हो गया था और उसमें 1.5 महीने के दौरान मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था मोर और लेस। तो जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो मैं और ज़्यादा डर में आ गया कि अब तो मेंस नहीं हो पाएगा, कुछ पढ़ा ही नहीं, ऑप्शनल 0 था। तो यहाँ पे मैं पीयूष चौबे सर के पास आया और उन्होंने मुझे कुछ गाइड किया, कुछ सेलेक्टेड एरियाज बताए पॉल साइंस में। और उसके बाद मैंने उनको अपने आंसर दिखाए। कुछ टेस्टिंग करनी की थी ना GS के लिए ना पॉल साइंस के लिए, बस उन्हीं से अपने आंसर चेक करवाए थे, फीडबैक दिया था और वो काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। और तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। मेंस से पहले मैंने केवल पॉलिटिकल साइंस का पेपर और का सेक्शन ही कंप्लीट किया था। कोचिंग में केवल 25% कोचिंग की थी, बाकी कोचिंग मेंस के बाद की थी। तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा था मेंस के बाद। तो ये स्टोरी थी, इसमें 2-3 बातें छुपी हुई हैं। एक तो खुद के ऊपर विश्वास ना होना कि मेरा हो जाएगा। दूसरा कि लोगों के बहकावे में आ जाना कि पॉलिटिकल साइंस हिंदी मीडियम में रिजल्ट नहीं आते। इतनी तैयारी के बाद मेरे पॉलिटिकल साइंस में 243 नंबर थे, जो कि काफ़ी डिसेंट मार्क्स है। और तो इन सारी चीज़ों से हम अपने आप को घबराना नहीं है। और सिविल सर्विस की तैयारी में बहुत अनिश्चितताएँ होती हैं, तो खुद पर विश्वास रखना है, भगवान पर विश्वास रखना है। और रिजल्ट अगर ऐसा करेंगे तो अच्छा आएंगे। अगर मैं 1.5 महीने अपने बर्बाद नहीं करता तो शायद और बेटर रिजल्ट हो सकता था। तो ये मेरी स्टोरी का वो था। और दूसरा ये था कि बहुत ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाया था, समय नहीं था। कॉलेज में मैंने कुछ आंसर राइटिंग्स की थी। तो ये है कि कम पढ़ के और अच्छा लिख के जितना आपके पास नॉलेज है उसको एक अच्छे तरीके से पेपर में प्रस्तुत करने पर भी अच्छे नंबर आ सकते हैं। ये मैं बताना चाहता था। तो पढ़ाई से ज़्यादा आपका प्रस्तुतिकरण बहुत इम्पोर्टेंट है। किस तरह से कोहेरेंट और आप इंटर कनेक्टेड स्टडीज कर सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है। और यही मेरी स्टोरी का उद्देश्य था। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में कई लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल लेते हैं और कई लोग 3-4 अटैम्प्ट में निकालते हैं। तो इसका क्या रीज़न है? तो मेरी जितनी अभी तक समझ हुई है उसमें ये है कि 2-4 चीज़ें उनको एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एप्टीट्यूड चाहिए होता है सिविल सर्विसेज के लिए। और उनमें 2-4 चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे एक्सप्रेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, जो सोशल साइंस है उनमें इंटरेस्ट होना चाहिए, और हार्ड वर्किंग तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। आत्मविश्वास एक बड़ा फैक्टर है और चीज़ों को इंटरकनेक्टेड और आत्मसात करके हमको पढ़ना चाहिए ताकि कोई नींद में भी हमसे कुछ पूछे तो हम 10-20 लाइन उस टॉपिक पर बोल सकें। और एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, लिबरल और टू द पॉइंट आंसर। ये टू द पॉइंट एक बहुत काम की चीज़ है। इसका मतलब है कि काम की चीज़ पर ही ध्यान देना, केवल फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। तो ये इम्पोर्टेंट है। मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक पे बहुत ज़्यादा एक्टिव था, लेकिन मैंने वहाँ पे जो खराब पेज थे उनको बिल्कुल अनफॉलो और ब्लॉक कर रखा था। जैसे हिंदी मेरा मीडियम था लेकिन हिंदी के सारे न्यूज़पेपर्स मैंने अनफॉलो कर रखे थे। उसका कारण ये था कि वो ऐसी चटपटी खबरें दिखाएंगे कि आपका मन भी नहीं करेगा, तब भी आप उस पर क्लिक कर लोगे और अपना 10-20 मिनट बर्बाद कर दोगे। तो केवल अंग्रेजी के न्यूज़पेपर और अच्छे ब्लॉग्स और कुछ अच्छे जर्नलिस्ट, इन लोगों को मैंने फॉलो किया था और कुछ अपने खास दोस्तों को केवल फॉलो किया था और वो चीज़ काम आई। उसमें मेरी जो फेसबुक थी वो आधा न्यूज़पेपर थी मेरे लिए और उसमें मैं मज़े में आधी चीज़ें वैसे ही पढ़ जाता था। जैसे इस बार एक सवाल आया था GS 1 में कि
भारतीय जो विविधता है उसको ग्लोबलाइजेशन किस तरह से प्रभावित कर रहा है। तो एक ऐसा सवाल था कि मैंने सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी थी, कॉलेज में 2-4 कोर्सेज किए थे, लेकिन ये चीज़ मैंने टच नहीं की थी। लेकिन एक ब्लॉग पर मैं फेसबुक पर स्क्रॉल करते समय ये सारी चीज़ें पढ़ा था कि जो साउथ का डोसा है वो दिल्ली में खाया जाता है, या पंजाबी गानों के बिना हिंदी की फिल्में अधूरी रहती हैं और लोग बेंगलोर तक जॉब करने के लिए जा रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन किस तरह से प्रभावित कर रहा है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स थे। क्रिकेट किस तरह से जोड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने आंसर्स में लिखी थी। और उसके बाद मैंने मॉडल आंसर्स देखे थे कई कोचिंग्स के, तो मोरलेस यही चीज़ें थी। तो इन चीज़ों का इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो। ब्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो जो एक्सप्रेशन स्किल्स की मैंने बताया उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है। जो सिविल सर्विस की जो तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनमें एक जो स्पेक्ट्रम होता है वो बहुत बड़ा होता है। कई लोग कॉलेज से कर रहे हैं, कई लोग जॉब में कर रहे हैं, कई लोग डिवोट होकर कर रहे हैं 2-3 साल। तो जो कॉलेज वाले लोग हैं वो कॉलेज में लिटरेरी सोसाइटीज़ होती हैं, डिबेटिंग सोसाइटीज़ होती हैं, तो उनमें डिस्कशंस कर सकते हैं और उनमें पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी जो ये स्किल्स हैं अच्छी विकसित होंगी। मैं भी अपने कॉलेज के हिंदी साहित्य सभा नाम की क्लब में एक्टिव था, काफ़ी मुझे मदद मिली थी वहाँ से। और कुछ अच्छे ब्लॉग्स को फॉलो करिए, ये चीज़ आपको बहुत मदद करेगी और ये चीज़ें आपके व्यक्तित्व का निर्धारण करती हैं जो इस परीक्षा में बहुत ज़्यादा काम आता है, चाहे मेंस हो चाहे इंटरव्यू हो। इसके अलावा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैंने कोई फॉर्मल कोचिंग किसी इंस्टीट्यूट से नहीं ली है। जीएस के लिए, पोल साइंस के लिए मेंस के बाद ली थी, मेंस से पहले 25% ली थी। तो इसके लिए क्या किया जाए, मैं insightsonIndia.com और IS बाबा पर बहुत एक्टिव था, वहाँ पे आंसर्स लिखता था। अगर आंसर लिखता भी नहीं था, हिंदी में टाइपिंग करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, तो कई बार फोटो खींच के डाल देता था या फिर बाकी जो लोग थे उनके आंसर लिखते थे। वहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि जब आप खुद आंसर लिखते हो तो साथ में 10 लोग भी लिखते हैं, उसमें से 5 आपसे अच्छे होते हैं, 5 आपसे खराब होते हैं और आपको क्लियर अंतर पता चलता है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ खराब है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आती है, जो कि शायद टेस्टिंग में नहीं आती, लेकिन टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। किसी भी अच्छी रिव्यूज वाली किसी भी कोचिंग में आप टेस्टिंग कर सकते हो। एक टेस्ट सीरीज क्योंकि उसे एक फॉर्मल एनवायरनमेंट मिल जाता है जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपने समय की कमी के कारण ज्वाइन नहीं कर पाया था। और जो कुछ अच्छे न्यूज़पेपर्स को फॉलो करना, जैसे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी मीडियम के लिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसके अलावा कोई भी अखबार कृपया करके ना पढ़ना। ये सारे अखबार बहुत ही सुपरफिशियल नॉलेज देते हैं। हिंदी के बाकी अखबार जो कि सिविल सर्विस के लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, आपको इंग्लिश में पढ़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ पाते हो तो इन वेबसाइट्स पे जाइए या फिर आप किसी कोचिंग का करंट अफेयर्स का मटेरियल पढ़िए। जैसे GS स्कोर का मैंने 1-2 महीने का पढ़ा था, कुछ चीज़ें मैं अखबार तब नहीं पढ़ पाया था, तो वो आप पढ़ सकते हैं। विजन का भी काफ़ी अच्छा है, वो भी पढ़ सकते हैं। और एक कोचिंग नहीं करने वाले लोगों के लिए कोचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, आपके अगर बेसिक्स अच्छे हैं तो। अगर बेसिक्स अच्छे नहीं है तो कोचिंग कर लेनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और लेकिन मृणाल के जो इकोनॉमी और ज्योग्राफी के लेक्चर्स हैं, इकोनॉमिक्स के लिए वो नए डाल रहे हैं 2017 के हिसाब से, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और मैं उनको वास्तव में दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि वहीं से मैंने इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी तैयार की थी। और जो राज्यसभा टीवी के डिस्कशन यूट्यूब पे जो होते हैं हिंदी और इंग्लिश में, अपनी सहूलियत के हिसाब से देख लेना सब लोग कि राज्यसभा टीवी के जो डिस्कशन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो चीज़ों को आपकी पर्सनालिटी में एनालाइज कर देते हैं ऑटोमेटिक, जब आप बहुत सारे टॉपर्स, बहुत सारे विशेषज्ञ लोगों को सुनते हैं। और ये चीज़ आपकी मेंस की आंसर राइटिंग में, आपकी पर्सनालिटी में दिखती है। कई लोग गाँव में चले जाते हैं छुट्टियां मनाने, तो वहाँ पे टीवी या इंटरनेट नहीं होता है, तो ऑल इंडिया रेडियो सुन सकते हैं। कई बार मैं खेतों में गांव जाता था तो ऑल इंडिया रेडियो सुनता था और उससे 1-2 सवाल मेंस में ज़रूर आए थे। तो बाकी मैं सब्जेक्ट वाइज बता देना चाहता हूँ। हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री में भूलने की समस्या होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जब भूल जाते हैं, तो हिस्ट्री को एक पिक्चर या एक वीडियो के जरिए पढ़ें तो बहुत आसान हो जाता है। तो इसके लिए 2 टीवी सीरीज, एक DD नेशनल टीवी सीरीज है भारत एक, जो नेहरू की बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उस पर आधारित है, बहुत सही है। उसमें जो भी घटनाक्रम हो रहा है उसको देखना कि किस तरह से हो रहा है और उसका जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू है
वो पकड़ने की कोशिश करना। और उसके अलावा जो आज़ादी के बाद का भारत है उसके लिए प्रधानमंत्री सीरीज ABP न्यूज़ की कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिबेट है उसके लिए संविधान एक राज्यसभा टीवी की वो है, वो पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छी बुक है तमिलनाडु बोर्ड की 11वीं क्लास की NCERT तमिलनाडु बोर्ड की 11वीं क्लास की बुक, उसमें बहुत अच्छा क्रोनोलॉजी वाइज ऑर्डर से चीज़ें दी हुई हैं। ये सब करने के बाद नई NCERT, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नई NCERT हिस्ट्री के लिए सही नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि वो अच्छी है कि अगर आपने ये पिछली 2-3 चीज़ें कर ली हैं तो उसके बाद जिस तरह से वो चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें आर्ट एंड कल्चर और बाकी चीज़ें काम में आती हैं। जैसे पिछले साल में इसमें 2-3 सवाल थे, अरगट्टा, मागध और बंजारा, ये सब नई NCERTs में दिए हुए थे और 6वीं-7वीं क्लास में ही थे, तो ये पढ़ सकते हैं। कुछ लोग कॉलेज में हैं तो अभी तैयारी शुरू करने चाहते हैं तो वो फील लेने के लिए इंडिया आफ्टर गांधी जैसी बुक पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी है ये। और आज़ादी के बाद की आज़ादी के बाद का भारत और जो स्वतंत्रता आंदोलन है इसके लिए लोग इस विपिन चंद्रा को मैं रिकमेंड करूंगा स्पेक्ट्रम के ऊपर। स्पेक्ट्रम में चीज़ें फैक्ट अच्छे लिखे हुए हैं लेकिन उनको हम याद नहीं कर पाते, जबकि विपिन चंद्रा में एक स्टोरी के तौर पे चीज़ें हैं जो कि हमको बिना कोचिंग लेने वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे चीज़ें अपने दिमाग में अटकी रहती हैं जो कि महत्वपूर्ण है। और पॉलिटी के लिए सब लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी बुक है, लेकिन पॉलिटी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है अपने आप में, तो उसकी टेक्निकलिटीज़ को देखते हुए मैं यहाँ पे चाहूँगा कि अगर आप अपने किसी दोस्त से अच्छे से डिस्कस करिए आर्टिकल वगैरह, अगर आपका पॉलिटी में कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है तो इस सेक्शन के लिए आप कोचिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन भी इसके अच्छे लेक्चर्स अभी तक अवेलेबल नहीं करवाए हैं किसी ने, तो क्योंकि और ये टेक्निकल सब्जेक्ट है तो इसके लिए आप कोचिंग कर सकते हैं। और इसमें 2-3 चीज़ें, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आप जो DPSP कौन सा आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट्स कौन सा आर्टिकल है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब आपको याद होनी चाहिए और इनका जगह जगह पर बार बार आपको अपने आंसर्स में डालना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर समझ पाए कि इसको चीज़ें पता हैं और इसको एनालिटिकल और चीज़ों को जोड़कर सोचने की क्षमता इसके अंदर है। अभी इस साल जो GS2 का पेपर था उसमें 3-4 सवाल थोड़े अनएक्सपेक्टेड थे, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज की नेचर या फिर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर सवाल आए थे, तो कई लोगों को लग रहा था कि पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को इसमें थोड़ा एज है। तो उसका एक समाधान ये है कि इग्नू की कुछ बुक्स हैं जिसमें सोशल मूवमेंट्स ये सब अच्छे से दिया हुआ है, तो वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के दौरान उनको पढ़ा था, OP गावा बुक आती है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के लिए, उसके लास्ट के 3 चैप्टर हैं 26, 27, 28 शायद, वो तीनों पढ़ सकते हैं। उसमें इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करने वाला कंटेंट वहाँ पे था। ज्योग्राफी के लिए केवल और केवल 6वीं से लेकर 12वीं तक की NCERT और मोरनाल के लेक्चर्स, ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस मैप्स और एटलस थोड़ा देख लेना प्रीलिम्स के लिए। इकोनॉमिक्स अगेन मोरनाल लेक्चर, और इकोनॉमिक्स के लिए बहुत सारे लोग डरे रहते हैं कि बहुत फैक्ट हैं, ये है इकोनॉमिक सर्वे है, तो इन सब का एक सॉल्यूशन मैंने ये जुगाड़ा था कि 30-35 आप फैक्ट रट लो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट GDP इन सब के ऊपर, और उन फैक्ट्स को रिवाइज करते रहिए वीकली, मंथली या 15 दिन पर, और उनको अपने आंसर्स में आप उसी तरह से जिस तरह से पॉलिटी में मैंने आर्टिकल्स बताए थे उन्हीं को बार बार यूज करने की कोशिश करिए, और जैसे ही वो आपके आंसर्स में आएंगे और ऐसे फैक्ट करिए कि वो चीज़ें आप बार बार यूज कर पाएँ, जैसे किस स्कीम का लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, तो ये सब आप करोगे तो आपका आंसर बेटर हो जाएगा बाकी लोगों से, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बस 30-35 फैक्ट सर्वे से उठा सकते हो। सर्वे एक अच्छी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ी चीज़ होती है, अपन पढ़ सकते हैं लेकिन उसको रिवाइज करना बहुत मुश्किल होता है, और जब रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे और अल्टीमेटली ये समय की बर्बादी होगी। तो उसमें ये कर सकते हैं, कुछ 2-4 चैप्टर जो महत्वपूर्ण है उन चैप्टर्स में समरी बना लें और उसके ऊपर 2-3 पन्ने के नोट्स बना लें और उन्हीं नोट्स को रिवाइज करें, उनको बार बार यूज करें तो काम बन जाएगा। आंसर राइटिंग के लिए मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आंसर राइटिंग की थी, इनसाइट्स और IS बाबा, लेकिन आंसर राइटिंग के लिए मैं 1-2-3 चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि मैं आंसर लिखता था वो इनसाइट्स पर बिना देखे लिखता था, IS बाबा पर बिना देखे लिखता था। मुझे पहले थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पता था, तो बिना देखे जब आप आंसर लिखते हो तो आपको अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस में और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हैंडल करने की एक आदत हो जाती है, और जो मेंस में बहुत ज़्यादा काम आती है। वहाँ पे कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती हैं और जब उनको आप रेस्पॉन्स करना सीख जाओगे तो जर्नी आसान हो जाएगी, वरना तो ये फिर स्कूल एग्जाम हो जाएगा कि आप पढ़ के गए और वहाँ पर छाप के आ गए, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए बिना देखे
आपको आंसर लिखिए, हाँ उसके बाद आप चेक करिए कि मेरे में क्या गलती थी, क्या कमियां थी। तो जो लोग टेस्ट सीरीज अफोर्ड नहीं कर सकते या जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते, तो वो लोग बाज़ार से टेस्ट सीरीज खरीदें, उनको घर पे अटेम्प्ट करें पूरे 3 घंटे के टाइम में। मैंने कुछ टेस्ट किए थे, क्योंकि विजन जैसी कोचिंग बहुत महंगी टेस्ट सीरीज दे रही थी, तो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था वो। तो मैंने खुद से टेस्ट लिए थे और किया, और उसका जो मॉडल आंसर है वो देखे थे और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किए थे। ये चीज़ हेल्प की थी। तो